हाँ तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने नेत्र के बारे में देखा था और इस लेक्चर में कर्ण। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें दो मुख्य टॉपिक हैं, एक तो आंख और एक कान। तो आंख के बारे में हमने भली भांति अध्ययन कर लिया था और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो कर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे, कान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कर्ण के तीन भाग होते हैं। कर्ण के तीन भाग होते हैं। पहला है बाह्य कर्ण, सेकंड है मध्य कर्ण और थर्ड है अंतःकर्ण। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कर्ण के बारे में बात करें तो जो कान होता है उसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग बाह्य कर्ण, दूसरा भाग मध्य कर्ण और तीसरा भाग अंतःकर्ण। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रम से इन सभी का अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बाह्य कर्ण की, आउटर ईयर की। ठीक है, तो आउटर ईयर में क्या है, इसके दो भाग हैं। नंबर एक कर्ण पल्लव। क्रम से हमको यहां समझना है कि बाह्य कर्ण जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो कर्ण पल्लव होता है और एक कर्ण कुहर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्ण पल्लव के बारे में। तो ये क्या होता है, इसकी थ्योरी समझने के बाद फिर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो कर्ण पल्लव यह है स्तनधारियों में पाया जाता है। मनुष्य के कान अचलायमान होते हैं क्योंकि इनमें ऑरिकुलर पेशी अवशेषी होती हैं। ये उपास्थि के बने होते हैं। इसमें एक गुहा होती है जिसे कौंचा कहते हैं, इसमें कर्ण पल्लव है जिसको हम पिन्ना बोल रहे हैं और इसमें क्या होता है, चलो इसको यहां तक है, यह है ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर कर्ण कुहर में भेजता है। ठीक है, देखो टॉपिक से जुड़िए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण में सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई कर्ण के तीन भाग होते हैं। पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बाह्य कर्ण। तो ये बाह्य कर्ण क्या है भाई, कि बाह्य कर्ण के दो भाग होते हैं। पहला भाग कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव क्या है, अब हम एक डायग्राम के हिसाब से इसको समझते हैं। इसका जो डायग्राम हम उसी के ऊपर बनाएंगे, उसी की तरह, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो देखिए, ये जो आपको संरचना दिखाई देती है, मैं आपसे ये कहूं कि आपको जो ये वाला पार्ट दिखाई देता है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, इस पार्ट को हम कर्ण पल्लव यानी कि पिन्ना कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो आपको बाहर दिखाई देता है ना कान, इसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। और मैंने 11वीं क्लास में आपको कई बार बताया है कि स्तनधारियों की मुख्य पहचान, स्तनधारियों की मुख्य पहचान बाह्य कर्ण का पाया जाना होता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो यही है हमारा कर्ण पल्लव, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, कि यह स्तनधारियों में पाया जाता है। और मनुष्य के कान अचलायमान होते हैं, अर्थात ये जो कान है वो हिलते नहीं है। कई बार बताया मैंने आपको, क्यों नहीं हिलते भाई, क्योंकि इन कानों में जो ऑरिकुलर नाम की पेशियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पेशियां ही किसी अंग को मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये जो ऑरिकुलर पेशी है कान में, वह पेशी अवशेषी होती है हमारे अंदर। मनुष्य के कान में जो ऑरिकुलर पेशी हैं, जिनका काम कान को हिलाने का होता है, वह अवशेषी रूप में होती हैं। लेकिन और जंतुओं में ये सक्रिय होती हैं, जिनसे जंतु अपने कानों को हिला सकते हैं। जैसे भैंस, गाय, कुत्ते अपने कानों को हिलाते हैं, नहीं हिलाते? क्यों हिला पाते हैं? क्योंकि उनकी ऑरिकुलर पेशी एक्टिव होती है। जबकि मनुष्य के कान क्यों नहीं हिल पाते? क्योंकि हमारे कानों में ये पेशी अवशेषी रूप में होती है। बात समझ में आ गई? और ये जो कान है वो किसका बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा किसका बना हुआ होता है? उपास्थि का बना हुआ होता है ना। और इसमें एक गुहा होती है, देखो ये वाली कैविटी यहाँ पे है ना, ये कैविटी। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? कौंचा। क्या बोलते हैं? कौंचा, ठीक है। अब इसका क्या काम है भाई कर्ण पल्लव का? कि वातावरण से ध्वनि तरंगों को कलेक्ट कर, जितनी भी ध्वनि तरंग है वो पूरी ध्वनि तरंग यहाँ पर आएंगी, तो इनको कलेक्ट कर ये कहाँ भेजता है? कर्ण कुहर में। तो ये जो आपको ये नाल दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है? कर्ण कुहर है। ये क्या है? कर्ण कुहर। ये तो है कर्ण पल्लव, और ये क्या है? कर्ण कुहर। बात समझ में आ गई कर्ण पल्लव की? बहुत सिंपल सी बात है। स्तनधारियों में पाया जाता है। मनुष्य कान अचलायमान होते हैं क्योंकि इनमें ऑरिकुलर पेशी कैसी होती हैं? अवशेषी होती हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। और इसमें एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? कौंचा कहते हैं। काम क्या है इसका? कि यह ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर कर्ण कुहर में भेजने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये तो हुआ बाह्य कर्ण का फर्स्ट भाग, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कर्ण पल्लव। अब सेकंड जो भाग है, सेकंड जो भाग है वह है कर्ण कुहर। कर्ण कुहर, ठीक है। तो कर्ण कुहर क्या है भाई? कौंचा एक सक्रिय नली में खुलता है, जिसे
कर्णकुहर कहते हैं। कर्णकुहर कान के पर्दे तक विस्तारित रहता है। कान के पर्दे तक विस्तारित रहता है। नेक्स्ट, इसमें सेरुमिन ग्रंथि होती हैं जो कर्णमोम का श्रावण करती हैं। ठीक है, तो बाह्य कर्ण की बात चल रही है और बाह्य कर्ण के दो पार्ट हमने आपको बताए हैं। पहला पार्ट क्या था? कर्णपल्लव। और सेकंड पार्ट क्या है? कर्णकुहर। क्या है भाई कर्णकुहर? कि कौनचा एक सक्रिय नली में खुलता है। ये कौनचा था जो किस में खुल रहा है? एक सक्रिय नली में खुल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्णकुहर कहते हैं। ठीक है, कर्णकुहर कान के पर्दे तक। अब जो कर्णकुहर है, ये मान लीजिए यहां पर हमारा क्या है? कान का पर्दा है। ठीक है, यही है कान का पर्दा। नाम सुना होगा कान का पर्दा। तो कर्णकुहर जो है वो कान के पर्दे तक विस्तारित रहता है और इसमें सेरुमिन ग्रंथि होती है। इसमें सेरुमिन ग्रंथि होती हैं, बाल होते हैं जो क्या करते हैं? एक मोम जैसे पदार्थ का श्रावण करते हैं। अरे पता है ना, कान में से मैल निकलता है तो मोम जैसा होता है, नहीं होता? होता है ना। तो उस मोम का श्रावण कौन करती है? सेरुमिन ग्रंथि। इसी पार्ट से तो निकालते हैं हम, निकालते हैं ना। तो वो कौन सी ग्रंथि है भैया? सेरुमिन ग्रंथि, जो क्या काम करती है? कर्ण मोम का श्रावण करती है और उस मोम को हम बाहर निकालते हैं। क्या इसका फिर रोल क्या है? कि कान में बाल और मोम होता है, जिससे धूल के कण, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जो इससे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। कोई कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा, तो पर्दे तक नहीं पहुंच पाते वो, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाल और जो मोम है वो इनको आपस में चिपका देते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये बात हुई हमारे किसकी? कर्णकुहर की। तो हमारा कौन सा कान कंप्लीट हो गया है? बाह्य कर्ण। कौन सा? बाह्य कर्ण। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई बाह्य कर्ण के बारे में? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कर्णपल्लव, पहले कर्णपल्लव पढ़ा था। कर्णपल्लव में भाई कि ये स्तनधारियों में होता है, उपास्थि का बना होता है। मनुष्य के कान अचलायमान होते हैं। क्यों होते हैं अचलायमान? क्योंकि इनमें ऑरिकुलर पेशी अवशेषी होती हैं। इसमें एक गुहा होती है जिसको क्या कहते हैं? कौनचा कहते हैं। और कौनचा का क्या काम होता है, या कर्णपल्लव का क्या काम होता है? ध्वनि तरंगों को कलेक्ट कर कहां पहुंचाना? कर्णकुहर तक। फिर हमने पढ़ा कर्णकुहर कि भाई कौनचा एक सक्रिय नली में खुलता है जिसको कर्णकुहर कहते हैं। इस कर्णकुहर कहां तक फैला रहता है? कान के पर्दे तक फैला रहता है। इस कर्णकुहर में सेरुमिन ग्रंथि होती हैं जो कर्णमोम का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है भाई, उतार लिया। तो ये तो हमारी बात हो गई किसके बारे में? बाह्य कर्ण के बारे में। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे मध्य कर्ण के बारे में। तो यहां तक हमारा बाह्य कर्ण कंप्लीट हो गया। बाह्य कर्ण का हमने डायग्राम बना लिया, तो यहां तक ये बाह्य कर्ण है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मध्य कर्ण के बारे में, सेकंड। ठीक है, तो मध्य कर्ण क्या है? यह भाग टिम्पैनिक बुर्ला में बंद रहता है
इसकी गुहा ग्रसनी से यूस्टेचियन नलिका द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट, यूस्टेचियन नलिका कर्णपटल के दोनों ओर समान दाब बनाए रखती है। इसमें 3 अस्थि होती हैं जो क्रमशः मैलियस, इनकस, स्टेपीज हैं। ठीक है, देखो थ्योरी को पॉइंट वाइज आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मध्य कर्ण जो है वह टिम्पेनिक बुल्ला में बंद रहता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहां पर टेम्पोरल अस्थि होती है और इसको हम टिम्पेनिक भाग बोलते हैं और कान के पर्दे को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो टिम्पेनिक बुल्ला में ये पूरा मध्य कर्ण बंद रहता है। इसकी गुहा ग्रसनी से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखो यहां पे मैं बताऊं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यह संरचना यूस्टेकी नलिका है। इसको आप यूस्टेकी या यूस्टेचियन नलिका कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूस्टेचियन नलिका है वो इसका संबंध कहां पे है? ग्रसनी से। और इसका कार्य क्या है भाई कि कान के पर्दे, कर्णपटल का मतलब कान का पर्दा, कान के पर्दे के दोनों ओर समान दाब बनाए रखने का कार्य यूस्टेकी नलिका का होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई हाई डेसिबल की ध्वनि तरंग अगर इधर से आती है तो कान का पर्दा रप्चर हो सकता है। तो होता क्या है कि कुछ डेसिबल की ध्वनि हमारे मुख से होकर, मुख और मुख में है ग्रसनी, तो ग्रसनी के अंदर ये नलिका है, एक छिद्र है, तो कुछ डेसिबल की ध्वनि अपोजिट फोर्स ऐसे लगाती है। बात समझ में आ रही है? इधर से हाई डेसिबल की ध्वनि चल रही है जो कान के पर्दे पर टकराएगी, तो इस हाई डेसिबल से कान का पर्दा रप्चर हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए कुछ डेसिबल की ध्वनि यूस्टेकी नलिका से होते हुए वापस अपोजिट इस पर फोर्स लगाती है। अब देख लो, इधर से ध्वनि और इधर से ध्वनि, तो कान का पर्दा मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, ये किसका काम है? यूस्टेकी नलिका का काम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यूस्टेकी नलिका। तो हमारी बात चल रही है मध्य कर्ण पर। तो मध्य कर्ण टिम्पेनिक बुल्ला में बंद रहता है। इसकी गुहा ग्रसनी से यूस्टेकी नलिका द्वारा जुड़ी रहती है और यूस्टेकी नलिका का क्या काम होता है? कर्णपटल के दोनों ओर समान दाब बनाए रखना। इसमें 3 अस्थि होती हैं, मध्य कर्ण में 3 अस्थि होती हैं जो क्रमशः मैलियस, अब मैंने यहां पर लिखा है हथौड़ा, ब्रैकेट में जो शब्द है वह इन अस्थियों की संरचना है, सॉरी शेप है, साइज, आकृति के किस आकार की होती है। तो जो ये मैलियस बोन है वो हथौड़े जैसी आकृति की होती है। मैं यहां पर इसको ड्रॉ करूं,
कुछ इस शेप में हमारी ये मेलियस बोन होती है। इनकस निहाई, निहाई आपको मैं बता दूं कि जो मोची होते हैं, मोची जोते गांठने वाले, तो उनके पास जो लोहे का प्लेटफॉर्म होता है ना जिसपे वो पीटते हैं, देखा है ना सभी ने, उसको बोलते हैं निहाई। तो उस निहाई की आकृति कुछ जेड शेप से में होती है, नहीं होती? तो ये हमारी इनकस बोन है। और जो तीसरी है स्टेपीज, स्टेपीज जो बोन है वो घोड़े के जीन के रकाब, जीन बोलते हैं घोड़े के ऊपर जो काठी सी होती है लकड़ी की, और जिस पर नीचे की तरफ पैर रखकर जिस पर चढ़ते हैं ना घोड़े पर, एक राउंड शेप की संरचना होती है ना, नीचे लटकी हुई रहती है पैर के पास, उस पर पैर रखकर चढ़ते हैं ना ऊपर, उसको बोलते हैं रकाब। मतलब आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की संरचना होती है ना राउंड शेप में, तो उसको बोलते हैं रकाब। तो हमारी ये तीन बोन हो गई, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये तीनों बोन क्रम से इसी प्रकार टेम्पेनिक बुलना में बंद रहती है। और ये पूरी है यूस्टे नलका, ये हमारा कान का पर्दा। तो ये हमारा हुआ कौन सा कर्ण? मध्य कर्ण। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब हमारे इंपॉर्टेंट भाग की तरफ हम चलते हैं, जिसको कहते हैं अंत्यकरण। तीसरा भाग है अंत्यकरण। तो यहां कह सकते हैं इसे दो भागों में बांटा है। पहला भाग कर्णावर्त या कर्णावर्त जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोक्लिया, ठीक है। अंत्यकरण मुख्य पार्ट है। क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाएगा आपसे, और पूछ भी लिया गया है। कोक्लिया की संरचना को पूछ लिया एक बार एग्जाम में। तो कर्णावर्त की मैं बात करूं, कोक्लिया की मैं बात करूं, तो सुनिए, अंत्यकरण चल रहा है। अंत्यकरण, तो कर्णावर्त क्या है भाई? यह है लंबी कुंडलित संरचना है जो शंख की तरह होती है। इसमें कुल 2.5 चक्र होते हैं। इसकी गुहा चक्कर खाती हुई झिल्लियों द्वारा पृथक 3 नालों में विभाजित होती है। इन नालों में एंडोलिम्फ भरा होता है। बीच की नाल में सुनने संबंधी रोम होते हैं, जिन्हें कॉर्टी के रोम कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये बहुत ही मुख्य संरचना है अंत्यकर्ण, जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादातर संभावनाएं होती हैं। कान की संरचना पढ़ रहे हैं, 2 भाग हमने देख लिए, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण, और अब हम देख रहे हैं अंत्यकर्ण। तो अंत्यकर्ण क्या है? इसके 2 भाग हैं। पहला भाग कोक्लिया, कि यह लंबी कुंडलित संरचना है
जो शंख की तरह होती है और इसमें 2.5 चक्र होते हैं। तो देखो मैं आपको यहां बता दूं, इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, बिल्कुल शंख की तरह कुंडलित है और इसमें 2.5 चक्र होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे 1 चक्र, 2 चक्र और आधा चक्र, 2.5 चक्र। यहाँ पे तो लगभग 1.5 बनाया मैंने आपको ना, आप ऐसा 2.5 चक्र मान सकते हैं इसमें ना। तो 2.5 चक्र होते हैं इस प्रकार की कुंडलित, और इसकी गुहा चक्कर खाती हुई, इसकी जो ये गुहा है ना ये वाली, ये चक्कर खा रही है और चक्कर खाती हुई ये 3 भागों में डिवाइड होती है, 3 भागों में। अब मैं आपको यहाँ पे इसका डायग्राम एक अनुप्रस्थ काट का बनाऊं, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी यहीं पर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस भाग को ऐसे काटूं और इसको जूम करूं, तो इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं ना। ये एक नाल है और इस नाल को अगर मैं काट के जूम करें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो इसके 3 भाग हमको दिखाई देते हैं। इनके नाम स्केला टेम्पेनाई, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई। इनके 3 नाम, मतलब 3 भाग होते हैं इसके, स्केला टेम्पेनाई, स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, हाँ। ठीक है भाई, तो इसकी संरचना को जूम आउट हमने किया तो इसके 3 भाग हमको दिखाई दिए। अरे सॉरी, ये स्केला वेस्टिबुलाई और ये टेम्पेनाई है ना, थोड़ा मिस हो गया उसमें। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो है, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कर्णावर्त, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी गुहा चक्कर खाती हुई झिल्लियों द्वारा पृथक 3 नालों में विभाजित होती है, बताया था। तो ये जो 3 नालें देखो ये हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई, 3 नालों में बट गई है ना। इन नालों में एंडोलिम्फ भरा होता है। मुख्य रूप से जो एंडोलिम्फ होता है वो केवल स्केला मीडिया में होता है, बाकी वेस्टिबुलाई और टेम्पेनाई में पेरिलिम्फ भरा होता है ना। यह एक द्रव है जिसमें संवेदी कोशिकाएं होती हैं या संवेदनाओं का आवाज कराते हैं। बीच की जो नाल है उसमें सुनने संबंधी, ये बीच की नाल है जिसको आप स्केला मीडिया कह रहे हैं, वह सुनने संबंधी रोम होते हैं। इसमें देखो यहां पर ऐसे ये रोम है, इन रोमों को हम कॉर्टी के रोम कहते हैं। बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है कॉर्टी के रोम। मैं आपको बता दूं कि सुनने की जो इकाई है, कानों के सुनने की जो इकाई है वह कॉर्टी के रोम है, अर्थात सुनने संबंधी क्रियाओं जिस अंग के द्वारा, जिस संरचना के द्वारा संपन्न होती है वो कॉर्टी के रोम द्वारा होती है। तो ये कॉर्टी का रोम अंतःकरण के कोक्लिया वाले भाग में होता है और उसकी भी बीच वाली परत में, ठीक है। और इसके ऊपर, कॉर्टी के रोम के ऊपर एक जेली समान एक झिल्ली होती है ऊपर। इस झिल्ली को टेक्टोरियल झिल्ली बोलते हैं। आप आगे नोट्स पढ़ लेना, उनमें मैंने सारी चीज लिखी हुई है।
नोट्सों में जब आप देखेंगे तो अंतःकरण पूरे पढ़ने के बाद आपको एक अलग से टॉपिक दिखाई देगा, कोक्लिया की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो वह आंतरिक संरचना मैंने आपको यहीं पर बता दी है, बहुत सिंपल है। उस संरचना में मैंने 3 भाग बताए, स्केला, वेस्टिबुलाई, मीडिया और टिम्पेनाई। ये पृष्ठवर्ती है, मतलब ऊपर की साइड में है, इसमें पेरिलिम्फ होता है। ये बीच का है, इसमें एंडोलिम्फ होता है। ये निचला भाग है जिसमें पेरिलिम्फ होता है। फिर यहाँ पे कोर्टिकल रोम का जिक्र है। और नोट में एक बात मिलेगी आपको कि रोम के ऊपर एक पतली जेली जैसी झिल्ली लटकी हुई होती है या ऊपर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। अब इसका क्या काम है वो इसकी हम क्रियाविधि में देखेंगे। ठीक है, अभी क्या चल रही है इसकी संरचना। तो बताओ कोक्लिया की संरचना समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल है कि कोक्लिया लंबी कुंडलित संरचना है, इसमें कुल 2.5 चक्र होते हैं और इसकी गुहा झिल्लियों द्वारा 3 नालों में विभाजित हो जाती है। इन नालों में एंडोलिम्फ भरा होता है और बीच की नाल में शून्य संबंधी कोर्टी के रोम पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कर सकते हैं आप, है ना। ये अंतःकरण का पहला भाग है। अब सेकंड भाग की हम बात करें, सेकंड भाग वेस्टिब्यूल। पहला भाग तो है कोक्लिया और सेकंड भाग है वेस्टिब्यूल, जिसको प्रेघान बोलते हैं। ठीक है, आप वेस्टिब्यूल ही याद रखिए केवल। पहला भाग कौन सा है? कोक्लिया और सेकंड भाग है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल हमें क्या लिखना है कि यह संतुलन से संबंधित है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नाल होती हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। प्रत्येक नाल का अंतिम भाग एम्प्यूला बनाता है। इसका एक भाग कोक्लिया से, एक यूट्रिकुलस व एक सैकुलस में विभेदित होता है। इसमें 5 संवेदी भाग होते हैं। तीन एम्प्यूला, एक यूट्रिकुलस व एक सैकुलस। तो आपको अंतःकरण के सेकंड भाग के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कोक्लिया। अब वेस्टिब्यूल जो भाग होता है वो इस प्रकार होता है। देखो, ये तो कोक्लिया है और ये ऊपर की तरफ जो 3 अर्धवृत्ताकार नालें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 अर्धवृत्ताकार नालें आपको दिखाई दे रही है। तो आप यहां सुनिए कि वेस्टिब्यूल जो पार्ट है
वह संतुलन से संबंधित है। अब यहाँ पे एक बात समझना, अंतःकरण के जो दो भाग हैं, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल, इन दोनों का अलग अलग कार्य है। कोक्लिया का कार्य केवल सुनने संबंधी होता है और इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाना होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, शरीर का संतुलन हमारे कान बनाते हैं। तो कान में कौन सा भाग बनाता है शरीर का संतुलन? अंतःकरण का वेस्टिब्यूल भाग। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। कोक्लिया केवल सुनने संबंधी क्रियाओं को करता है क्योंकि उसके पास कोर्टी के रोम होते हैं, और वो शरीर का संतुलन बनाता है वेस्टिब्यूल। देखिए कि यह संतुलन से संबंधित है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नाल होती हैं जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती है। प्रत्येक नाल का अंतिम भाग एम्प्यूला। एम्प्यूला का मतलब होता है एक इस प्रकार की संरचना, ऐसी तुम्बिका जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक नाल का जो अंतिम भाग है वो फूला हुआ है, और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं, है ना। ये एम्प्यूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन एक एक एम्प्यूला में ऐसे 3 अर्धवृत्ताकार नालें हैं। तो तीनों नालों का जो एक एक एम्प्यूला, देखो एक, इसका एक और इसका एक, इन तीनों एम्प्यूलाओं में संवेदी रोम होते हैं, या मैं ये कहूं कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कण होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के, जो संतुलन संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोर्टी के रोम तो सुनने संबंधी सूचनाओं को करते थे, लेकिन यहां एम्प्यूला में कैल्शियम कार्बोनेट के बारीक कण होते हैं जो शरीर के संतुलन संबंधी सूचनाओं को कार्यान्वित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने लिख दिया है कि इसका एक भाग कोक्लिया से ये जुड़ रहा है कोक्लिया से, इसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलस और इसको बोलते हैं सैकुलस। यूट्रिकुलस और सैकुलस ये वेस्टिब्यूल के ही भाग हैं जो कि अपना इंपॉर्टेंट रोल करते हैं शरीर का संतुलन बनाने में। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल का एक भाग कोक्लिया, एक यूट्रिकुलस और एक सैकुलस में विभेदित होता है, बटा हुआ होता है। इसमें 5 संवेदी भाग हैं। किसमें? वेस्टिब्यूल में। कौन कौन से? देखो 3 तो ये मैंने आपको बताई दिए, 1 2 और ये 3 एम्प्यूला में, और चौथा यूट्रिकुलस में और 5वां सैकुलस में। तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई वेस्टिब्यूल जो पार्ट है जो संतुलन का कार्य करता है, उस कार्य को कंप्लीट कराने के लिए वेस्टिब्यूल भाग में 5 संवेदी भाग हैं जहां संतुलन संबंधी कार्य होते हैं। अब 5 आपको समझ में आ गए। 3 तो एम्प्यूलाओं में क्योंकि 3 अर्धवृत्ताकार नाल है, एक यूट्रिकुलस में और एक सैकुलस में। तो ये तो हमारी है क्या? संरचना किसकी? कर्ण की। बात समझ में आई कि नहीं आई? आंतरिक कर्ण की, कर्ण की संरचना। अब ये जो हमारा डायग्राम है वो एक कंप्लीट डायग्राम है। हमने इसको बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाया है। बाह्य कर्ण, कर्ण पल्लव और कर्ण कोण बताता है ना। मध्य कर्ण टेम्पेनिक बुल्ला में बंद है, यूस्ट्रिकी नलिका है, मैलियस इनकस स्टेपिस 3 अस्थियां हैं। फिर हमने अंतःकरण देखा भी, कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। कोक्लिया के बारे में पढ़ा था, 2.5 चक्र होते हैं, कोर्टी के रोम होते हैं, 3 नालें होती हैं इसमें ना, और अभी हमने वेस्टिब्यूल पढ़ाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तो है हमारे कर्ण की संरचना। ठीक है भाई। और अब जो हम बात करेंगे क्रियाविधि। ठीक है, तो
क्रिया विधि क्या है, बहुत ही सिंपल सी क्रिया विधि है, आप इसको एक बार में ही समझ जाएंगे। देखो मैं यही डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझा देता हूं, आपको सारी चीजें नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि तरंगों को कर्ण पल्लव कलेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ध्वनि तरंग जैसे ही कर्ण पल्लव ने कलेक्ट की, कौन सा ने कलेक्ट की, इसने ध्वनि तरंगों को ट्रांसफर कर दिया कहां, कर्ण कुहर के पास, ठीक है। तो कर्ण कुहर से ये ध्वनि तरंग कहां टकराई, कान के पर्दे पर। अब जैसे ही ये कान के पर्दे से टकराती हैं, यहां पर वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। ये बात आपको विशेष याद रखनी है। वाइब्रेशन जो उत्पन्न हुआ है कान के पर्दे में, यह वाइब्रेशन क्रमशः मेलियस, इनकस, स्टेपीज अस्थि से होता हुआ पहुंचता है कहां, कोक्लिया के पास। कहां पहुंचता है, कोक्लिया के पास। अब क्या हुआ कि कंपन धीरे धीरे, अब कोक्लिया की आंतरिक संरचना ये है, तो ये जो कंपन है वो इस प्रकार घूमता हुआ स्केला टिम्पेनाई के पास पहुंचता है, और जैसे ही ये कंपन यहां पहुंचता है तो यहां कौन है, कॉर्टी के रोम है। क्या है, कॉर्टी के रोम। तो ये कॉर्टी के रोम थोड़ा वाइब्रेट होते हैं, हिलते हैं। हिलने से क्या होता है, टेक्टोरियल झिल्ली इनके और नजदीक आ जाती है। अब जैसे ही टेक्टोरियल झिल्ली इनके नजदीक आती है तो यहाँ पर घर्षण होता है और सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, और जैसे ही सक्रिय विभव उत्पन्न होगा एक सूचना बन जाएगी। वही सूचना ये जो जा रही है वो है श्रवण तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका, श्रवण। तो श्रवण तंत्रिका इस सूचना को ले जाती है कहां तक, मस्तिष्क तक, और हमें पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से इसकी मैकेनिज्म है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं ना। देखो कि सर्वप्रथम ध्वनि तरंग को कौन सा कलेक्ट कर कर्ण कुहर में भेजता है, कर्ण कुहर से पर्दे पर टकराती है जिससे पर्दा कंपित होता है। यह कंपन तीनों अस्थियों से होता हुआ कहां पहुंचता है, कोक्लिया में पहुंचता है। फिर आप लिख देंगे कोक्लिया में स्केला मीडिया में कॉर्टिक रोम के पास जाता है, जिससे वो हिलने लगते हैं और सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है, और ये सूचना श्रवण तंत्रिका द्वारा कहां, मस्तिष्क को भेज दी जाती है, और ऐसे सुनने की क्रिया होती है। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही छोटी सी बात है इसके बारे में क्रिया विधि में, है ना। ठीक है भाई। तो क्रिया विधि आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, तो आप कर लेंगे आराम से ना। चलिए, तो मतलब बहुत ही सिंपल है क्रिया विधि। अब एक है देह गति का संतुलन या बोध, कि आखिर अभी तो हमने कोक्लिया के बारे में तो पढ़ा है भाई, सुनने संबंधी। अब ये भी तो देखना है कि बैलेंस कैसे बनता है। तो संतुलन क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है कि शरीर की ऊर्ध्व स्थिति, चलो इसको टाइम ज्यादा हो जाएगा या लिखूं फिर, है चलो लिख देता हूं। शरीर की ऊर्ध्व स्थिति या झुकते समय नालों के भीतर तरल गति करता है, जिससे सूचना संवेदी रोम द्वारा पकड़ ली जाती है और मस्तिष्क को भेज दी जाती है। देखो आप बात को जरा ध्यान समझो
तीन तो ये नाले हैं और दो ये यूट्रिकुलस और सैकुलस है ना। तो जब हम खड़े रहते हैं या झुकते हैं, मेरा कहने का मतलब है जब तक आप नहीं चलते, जैसे मैं यो खड़ा हुआ हूं, तो अब जो शरीर का बैलेंस बना रही है ना, वो केवल ये तीन नालें बना रही है, अंतर समझना। और जब मैं चलूंगा, गति करूंगा, तो शरीर का संतुलन ये वाले भाग बनाएंगे, यूट्रिकुलस और सैकुलस। समझ में आ गई बात। तो एक सिंपल सी बात है कि शरीर की ऊर्ध्व स्थिति या झुकते समय नालों के भीतर जो तरल है यहाँ पे ये गति करने लगता है। इसके गति करने से क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको संवेदी रोम बताए थे, वो संवेदी रोम इस सूचना को पकड़ लेते हैं और मस्तिष्क को पहुंचा देते हैं और वो बताता है कि आपको ऐसे खड़ा रहना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बात और कि अब क्या है, गतिज गतिज संतुलन अब आएगा ना, गति का संतुलन। ये तो ये नॉर्मल संतुलन था, अब गतिज संतुलन कि जब हम गति करते हैं तब संतुलन कैसे बनता है। तो बहुत सिंपल है कि गति करते समय यूट्रिकुलस व सैकुलस में उपस्थित कैल्शियम के कण संवेदी रोम को दबाते हैं, जो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मैं ये कहूं बहुत सिंपल ऐसे है कि जब हम गति करते हैं तो यूट्रिकुलस और सैकुलस के अंदर जो कैल्शियम क्रिस्टल हैं वो क्या करते हैं, यहां उपस्थित संवेदी रोमों को दबाते, जिससे एक सूचना बनती है। और उस सूचना मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का संबंध एक इस प्रकार एक तंत्रिका से होता है, जो ये श्रवण तंत्रिका है ना, ये तीनों की कॉमन होती है, जिसको वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारा वेस्टिब्यूल है वो तो संतुलन, शरीर का बैलेंस, और जो ये हमारा कोक्लिया है वो सुनने संबंधी कार्य। तो बैलेंस को मैं एक बार और आपको बता दूं, बहुत सिंपल है कि शरीर जब हम सीधे खड़े रहते हैं या झुकते हैं तो अर्धवृत्ताकार नालें काम आती हैं, और जब हम चलते हैं तो यूट्रिकुलस और सैकुलस हमारा बैलेंस बनाता है ना। इसमें रोम होते हैं जो डायरेक्ट सूचना भेजते हैं, तरल गति करता है। इसमें कैल्शियम कण संवेदी रोमों को दबाते हैं, तब जाके गति होती है। क्लियर है बात। तो ये अब इसमें थोड़ी जीव और तो चाहे वो खास बात नहीं, हम आगे लेक्चरों में अगली क्लास में उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो 27 चैप्टर कंप्लीट है, जिसमें हमने नेत्र और कान के बारे में पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में व्हाट्सएप पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक को यहाँ और क्लियर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। हाँ, और वैसे आप इसको और समझने की अच्छी तरह कोशिश करना, ये सभी आपकी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कल हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 28 मानव जनन तंत्र के बारे में, ठीक।